वैसे तो नूपुर हर काम में निपुण थी, पर उसकी एक छोटी और बहुत बुरी आदत थी, और वो थी सफेद झूठ बोलने की। अक्सर नूपुर खुद को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल दिया करती थी। ऐसी ही एक रात की बात है। सभी लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं और नूपुर अंधेरे में फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खा रही होती है। तभी वहां उसकी ननद नीतू आ जाती है। भाभी, ये आप ही हो ना जो आइसक्रीम चुरा कर खा रही है? हे भगवान, मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं? इस तरह से नूपुर सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, अंधेरा हो रहा है, नीतू अभी भी कंफ्यूज है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। कल पकड़ी जाऊंगी तो सबसे झूठ बोल दूंगी। आई नो भाभी, ये आप ही हो। आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब मैं कल सबको बताऊंगी कि आप ही वो चोर हो जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम चुरा कर खाती हो। घर में अंधेरा होता है, जिस वजह से नीतू अपनी भाभी को सही से नहीं देख पाती और इसी का फायदा उठाकर नूपुर जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नीतू ये बात अपने घर वालों को बताती है, जिस पर नूपुर की सास विमला नूपुर से कहती है, बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू ही है वो चोर जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाती है? हाँ माँ, भाभी ही है वो आइसक्रीम चोर। अरे बहू, तू इतनी बड़ी हो गई पर हरकतें अब भी तेरी बच्चों वाली है। माँ जी, नीतू दीदी झूठ बोल रही हैं। कल रात को तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई खाकर सो रही थी। भाभी, आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखा था आपको। माँ जी देखिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप रोहन से ही पूछ लीजिए। नूपुर के कहने पर विमला रोहन को बुलाती है और उससे पूछती है, जिस पर रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, नूपुर बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने अपने हाथों से खुद नूपुर को दवाई खिलाई थी और दवाई खाकर वो सो गई थी। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ जी कि मैं सफेद झूठ नहीं बल्कि नीतू दीदी सफेद झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू दीदी ने खुद बोला है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में आइसक्रीम खाते हुए देखा था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब रसोई में अंधेरा था तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करके भी मुझे कैसे देख लिया? इस तरह से नूपुर सफेद झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ नीतू का झूठ भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे आ बहू। हाँ माँ जी, अभी आई। नूपुर अपना सारा काम छोड़कर अपनी सास के पास जाती है और विमला नूपुर से कहती है, बहू, कल निशा की पोती का नामकरण है। उसने हम सभी को बुलाया है, इसलिए तू जाने की तैयारी कर ले। कल हम सबको शाम तक उनके घर पहुंचना है। क्या, निशा बुआ के घर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं जाकर तैयारियां कर लेती हूँ, कल जाना है ना। इस तरह से नूपुर जाने की सारी तैयारियां कर लेती है, पर जब जाने का समय आता है तो निशा मन ही मन बोलती है, हे भगवान, निशा बुआ कितना पकाती है और उनकी बहू कितना फेंकती है। अब कैसे खुद को बचाऊं? एक काम करती हूँ, झूठ बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब जब सब जाने की तैयारी करने लगते हैं तभी नूपुर जोर से चिल्लाती है। नूपुर की आवाज सुनकर सब नूपुर के पास पहुंचते हैं और विमला कहती है, क्या हुआ बहू, तू अपना पैर पकड़कर जमीन पर क्यों बैठी है? अब मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, खड़े खड़े मुझे चक्कर आ गया और मैं बेड से नीचे गिर गई। भाभी, आप क्यों सफेद झूठ बोल रही हो? खड़े खड़े आपको चक्कर आ गया और आप बेड से नीचे गिर गई। अरे भला, आप बेड से नीचे कैसे गिर सकती हैं? वो दरअसल मैं बेड पर खड़ी होकर अपनी फैमिली फोटो साफ कर रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गया। लगता है मेरा पैर भी टूट गया, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। माँ, लगता है नूपुर के पैर में मोच आ गई है। आप एक काम कीजिए, आप नीतू के साथ जाइए, मैं घर में रहकर नूपुर का ख्याल रखूंगा। इस तरह से नूपुर एक बार फिर से सफेद झूठ बोलती है, पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। नूपुर झूठ बोलकर घर में रुक तो जाती है, पर कुछ ही देर में रोहन को नूपुर के झूठ का पता चल जाता है। जब नूपुर खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है, नूपुर, तुम्हारे पैरों में तो मोच आ रखी थी ना? हे भगवान, मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं? नूपुर सोच ही रही होती है कि वो खुद को कैसे बचाए कि तभी रोहन उससे कहता है, नूपुर, तुमने हम सबसे झूठ बोला, सफेद झूठ। अब नूपुर की सच्चाई रोहन के सामने आ चुकी थी। नूपुर खुद को बचाने के लिए एक और सफेद झूठ बोलती है, रोहन जी, आपने सही बोला कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, पर सच कहूं, ये चमत्कार हो गया है।
दवाई की असर कितनी जल्दी हो गई मुझ पर। आप भी देख रहे हैं ना, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। दवाई? पर तुमने दवाई कब ली? अरे जब आप वॉशरूम में गए थे तब मैंने दवाई ली थी। ये सब छोड़िए, अब आपको भूख लगी है ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इस तरह से नूपुर एक बार फिर सफेद झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। पर झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती जनाब। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर नूपुर सबके सामने सफेद झूठ बोलती है। पर इस बार नीतू ठान लेती है कि वो अपनी भाभी को सबक सिखाकर रहेगी। अब नीतू अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाती है और विमला तबीयत खराब होने का नाटक करती है। बहू, मुझे ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे मुझे बुखार है। क्या तुम मुझे बुखार की कोई दवाई दे सकती है? हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए दवाई और ठंडी पट्टी लेकर आती हूँ। नूपुर जल्दी से ठंडी पट्टी और बुखार की दवाई लेकर आती है, पर विमला ठंडी पट्टी करने से मना कर देती है और नूपुर अपनी सास को दवाई देकर घर के कामों में बिजी हो जाती है। जब विमला रोहन को ऑफिस जाता हुआ देखती है तो जल्दी से दूसरी दवाई लेकर रोहन के पास जाती है और कहती है, बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बहू से दवाई मांगी तो उसने मुझे ये दवाई दी, पर बेचारी मुझे बताना ही भूल गई कि इसे खाते कैसे हैं और कितनी खानी होती है। रोहन दवाई देखकर गुस्से में लाल हो जाता है और नूपुर को बुलाता है। नूपुर, तुमने मेरी माँ को जहर दिया? तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? पर रोहन जी, मैंने तो माँ जी को बुखार की दवाई दी थी। माँ जी के पास ये जहर की शीशी कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता। बहू सरासर झूठ बोल रही है। अरे अभी कुछ समय पहले तू नहीं तो मुझे ये दवाई दी थी। माँ जी, सफेद झूठ मैं नहीं, आप बोल रही हो। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तेरी अनपढ़ सास मैं, हमेशा मैंने तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा और आज मुझे तू कह रही है कि मैं सफेद झूठ बोल रही हूँ। तू सही कहती थी नीतू कि तेरी भाभी सफेद झूठ आसानी से बोल लेती है। इस तरह से विमला झूठ बोलकर रोने लगती है और रोहन अपनी माँ की बातों में आ जाता है। पर विमला के कहने पर रोहन नूपुर को माफ कर देता है और जब रोहन ऑफिस के लिए चला जाता है तो विमला नूपुर से कहती है, मुझे माफ करना बहू, मैंने आज पहली बार झूठ बोला और आज पहली बार मेरी वजह से तुझे रोहन ने इतना डांटा। पर माँ जी, आपने सफेद झूठ क्यों बोला? आपको पता है ना, इससे मेरा और रोहन जी का रिश्ता भी टूट सकता था। तभी वहां नीतू आ जाती है। भाभी, ये सब बस एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके और आप सफेद झूठ बोलना बंद कर सको। और इस नाटक के बाद नूपुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद नूपुर फिर कभी सफेद झूठ तो क्या, लाल हरा नीला पीला कोई भी झूठ नहीं बोलती। पराठे तो मैंने बना लिए हैं नरेंद्र, आप जरा ये पापड़ तल दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पापड़ तलूंगा? मैं तुम्हें पापड़ वाला लगता हूँ क्या? पापड़ वाली तो मैं भी नहीं हूँ नरेंद्र, फिर भी कर रही हूँ ना। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अचार पापड़ बनाना, घर के काम करना, ये सब तो औरतों के ही काम है। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद तुम चाहती हो कि मैं घर आकर ये सब काम करूं? शायद आप भूल रहे हैं नरेंद्र, मैं भी आप ही की तरह एक कंपनी में काम करती हूँ। नरेंद्र हंसते हुए कहता है, अरे कहाँ तुम्हारी वो छोटी सी कंपनी और कहाँ मेरी मल्टीनेशनल कंपनी। और वैसे भी तुमसे बेकार की बहस करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे ऑफिस का बहुत काम पड़ा है। नरेंद्र वहां से चला जाता है। फिर एक दिन शाम को जब नरेंद्र ऑफिस से घर आता है तो उसकी बेटी योगिता उससे कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा पापा, आज टीवी पर डोरेमोन की नई फिल्म आने वाली है। आज हम सब एक साथ बैठकर डोरेमोन की फिल्म देखेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आज ऑफिस से मैं बहुत सारी फाइलें लेकर आया हूँ, रात भर बैठकर उन पर काम करना है। तुम लोग देखो टीवी। इतना कहकर नरेंद्र अपने कमरे में चला जाता है। तब दीपक अपनी माँ से कहता है, मामा, मेरे दोस्तों के पापा तो उन्हें हर संडे घुमाने ले जाते हैं, पर हमारे पापा तो हमारे साथ थोड़ा भी समय नहीं बिताते। तभी वहां नरेंद्र की माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो?
दादी देखिए ना, पिताजी हमारे साथ थोड़ी देर भी नहीं बैठते। मैं तो सिर्फ साथ बैठकर फिल्म देखने के लिए कह रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी है ना, आज हम सब साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। कौन सी फिल्म देखने वाले हो? दादी, डोरेमोन की नई फिल्म आज टीवी पर आने वाली है। अच्छा, ये बात है। लगाओ भाई अपनी डोरेमोन की फिल्म। सभी बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। इस तरह नरेंद्र कभी भी अपने परिवार को वक्त नहीं देता था। हमेशा अपनी व्यस्तता का बहाना बताकर कन्नी काट लेता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नरेंद्र की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, आज तेरे पिताजी की बरसी है। बाजार से सारा सामान वगैरह लाना है, बहुत काम है। आज तू ऑफिस से छुट्टी ले ले बेटा और मुझे बाजार लेकर चल। अरे माँ, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आज ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। नरेंद्र अपनी पत्नी गायत्री को आवाज देकर बुलाता है। गायत्री के वहां आते ही नरेंद्र उसे पैसे देते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रखो और माँ के साथ बाजार जाके खरीदारी करके बरसी की तैयारी कर लेना, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा, तू चल ना मेरे साथ। माँ, फिलहाल तो अभी तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर नरेंद्र अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। नरेंद्र की माँ चिढ़ के कहती है, बताओ, आज इस लड़के के पास अपने पिताजी की बरसी मनाने का भी समय नहीं है। अरे ये तो हमेशा किसी के साथ भी थोड़ा समय नहीं बिताता। जब देखो काम का बहाना बता देता है। बहू ये समझता है कि हमारे मुंह पर पैसे फेंक देने से उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। इसे इतना भी नहीं पता कि पैसों से सिर्फ घर चलता है, रिश्ते नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बाबूजी की बरसी की सारी तैयारी कर लूंगी, आप चिंता न करिए। अरे बहू, तुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। माँ जी, ऑफिस मेरे लिए अपने घर से बढ़कर नहीं है। मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। आप तैयार हो जाइए, फिर हम चलते हैं। सच में बहू, इस घर में एक तू ही समझदार है। तेरे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर ऑफिस के कलीग दिवाकर का फोन आता है। हाँ बोलो दिवाकर, क्या बात है? नरेंद्र, क्या तुम मेरे घर आकर ऑफिस की फाइल ले जा सकते हो? आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। नरेंद्र दिवाकर के घर पहुंचता है। तब दिवाकर किचन में खाना बना रहा होता है। अरे क्या बात है भाई, तुम खाना बना रहे हो? भाभी जी मायके गई है क्या? दिवाकर व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे मेरी पत्नी चल फिर नहीं सकती, इसलिए घर के सारे काम मैं ही करता हूँ। ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम, ये सब तुम अकेले कैसे कर लेते हो? तुम तो अच्छा खासा कमाते हो, घर में नौकरानी क्यों नहीं रख लेते भाई? ऐसी बात नहीं है नरेंद्र, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी पत्नी को नौकरानी की नहीं, मेरी जरूरत है। उसका ख्याल जितनी अच्छी तरीके से मैं रख सकता हूँ और कोई नहीं रख सकता। आज मेरी पत्नी को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा, ये रही तुम्हारी फाइल। नरेंद्र दिवाकर से फाइल ले लेता है। अब मैं चलता हूँ। नरेंद्र फाइल लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में नरेंद्र को दिवाकर की बातें याद आती हैं। दिवाकर को इस तरह अपने परिवार के प्रति समर्पित देखकर नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद, अरे तुम लोग जब देखो टीवी देखते रहते हो। चलो बच्चों, फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे। तभी गायत्री कहती है, लेकिन आपका काम है ना? अरे काम तो होता रहता है, अभी मेरी 2 दिन की छुट्टी है, हम खूब एंजॉय करेंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और माँ, तुम भी तैयार हो जाओ। नरेंद्र की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, अभी तैयार हो जाती हूँ। शिक्षा सिर्फ पैसे कमाना सफलता की निशानी नहीं होती। ये कहानी है रत्नागिरी में रहने वाली पुष्पा की।
पुष्पा का बेटा शहर में नौकरी करता है। वो अपने पति के साथ गांव में रहती और पूरे दिन बेटे को याद करती। पता नहीं आज मेरे नंदू ने खाना खाया होगा या नहीं। अरे पुष्पा, क्यों नहीं खाया होगा? आज मैंने कटहल बनाया है, मेरे नंदू को बहुत पसंद है कटहल की सब्जी। जब तुझे नंदू की इतनी याद आ रही है तो तू कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं चली जाती? मैं गवारिन बुढ़िया, यहाँ मेरा सुबीता नहीं बना तो? हमने 25 साल उसकी देख रेख की है, वो कुछ दिन तो कर ही सकता है। ये तो लाख टके की बात कही आपने। इस समय नया चावल और गुड़ भी है, वही लेकर चली जाती हूँ। पुष्पा ने ढेर सारा सामान लिया और शहर पहुंच गई। अरे माँ, अगर बताया होता तो मैं लेने के लिए गांव आ जाता। अकेले कितनी परेशानी हुई होगी। अरे माला, देखो तो कौन आया है। आती हूँ। अरे वाह, सासू माँ। अरे माँ के लिए चाय शाय तो लेकर आओ, थक गई होगी। जी, अभी लाई। बहू चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लाई। कुछ दिन बहू ने सास की बहुत सेवा की। चाय, नाश्ता, खाना सब समय पर, और खाली समय में पैर भी दबाती थी। फिर एक दिन, माला, मैं ऑफिस के काम के लिए कश्मीर जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना, ठीक है? जी हाँ, आप निश्चिंत होकर जाएं। अब तो ऐसा ख्याल रखूंगी कि माँ जी परलोक में भी नहीं भूलेंगी। बहू, 11 बज गए, कुछ चाय नाश्ता हो तो दे दो मुझे। सासू माँ, बुढ़ापे में जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। सास खाना बना के लाती है। आओ बहू, तुम भी खा लो, सुबह से कुछ तुमने भी तो नहीं खाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मत खाओ, पर पास में आकर बैठो तो सही। सासू माँ, मुझे और भी सैकड़ों काम रहते हैं, आपकी तरफ फुर्सत में नहीं रहती। अब पुष्पा की बहू उसे समय सर खाना भी नहीं देती थी। बहू, 10 बज गए, मुझे खाना दे दो। माँ जी, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ मैं। आपको ज्यादा भूख लगे तो खुद बना लिया करो ना। पुष्पा बहू का ये बदला रूप देखकर बहुत दुखी थी। पहले उसने सोचा वापस गांव चली जाऊं। उसने ये बताने के लिए गांव फोन किया तो उसके पति ने कहा, बहू को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन, बहू, मैं अब गांव जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है सासू माँ। फिर मन में कहती है, कभी ना लौटो तो मेरी बला से। 2 दिन बाद आनंद के बाबूजी फोन करते हैं। उफ, जैसे तैसे बुढ़िया यहाँ से गई, अब ये फोन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम बाबूजी। वहाँ से आते समय एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ चल बसी। क्या? हाँ? सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। 13 दिन बाद तुम 13वीं के लिए गांव आ जाना। जी बाबूजी। उफ, भला चली, चलो टीवी देखती हूँ, मेरा सीरियल आ रहा होगा। उसी दिन नितिन भी कश्मीर से लौट आया। उसके सामने भी माला ने रोने धोने का बहुत नाटक किया। रात को उसे एक साया दिखा, जैसे कोई उसके पीछे से निकला है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। अब उसे कई बार एक साया दिखने लगा। एक दिन वो गुनगुनाते हुए अपने कमरे में कपड़े जमा कर रही थी। तभी पुष्पा चुड़ैल बनकर उसके पास आ गई। वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी आनंद वहां भागते हुए आया। वो जाकर आनंद के पीछे छुप गई। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो सासू माँ का भूत मुझे मार डालेगा। पर क्यों माँ, ऐसी क्या गलती हो गई हम लोगों से? बहू, तुम बता रही हो या मैं बताऊं?
जी 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 वो आपके जाने के बाद मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इतना कि उन्हें गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कितनी घटिया हो तुम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। सासू माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ माँ, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। बेटा, मैं जिंदा हूँ। क्या माँ, फिर तुमने मरने का नाटक क्यों किया? बहू को सबक सिखाने के लिए मैंने मरने का और चुड़ैल बनने का नाटक किया था। शिक्षा, अच्छा होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा।
यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। लड़की बहुत अच्छी टेलर है, ये आपने ठीक तरह से पता तो किया है ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने सब पता कर लिया है। अब तुम चलो, देर हो रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम मेरी शादी करने की बात करने जा रही हो माँ, या अपने दुकान के लिए नई टेलर देखने जा रही हो? अरे चुप कर, अभी तू बच्चा है, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा। लेकिन माँ, अरे तेरे पिताजी से पूछ ले, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी नौकरी पकड़ी है और छोड़ी है। अरे वो तो मैं थी जो सिलाई करके घर चलाती थी। अरे बेटा, बुरा वक्त कभी फोन करके नहीं आता। टेलर बहू लाऊंगी तो मेरे साथ दुकान में सिलाई करेगी, समझा? चल अब। दोपहर होने तक तीनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। सभी बातें और चाय पानी होने के बाद, बहन जी, आपका बेटा रोहित एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वाह भी है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। हमें भी आपकी बेटी मीना पसंद है जी। मुझे लगता है हमें बच्चों को भी आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब। जाओ बच्चों, बाहर जाके बात कर लो। अरे आप रुकिए जी। अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने सिलाई कहाँ से सीखी है? जी, दीनानाथ इंस्टीट्यूट से।
अरे बहन जी, मेरी बेटी इस मोहल्ले में सबसे अच्छी ब्लाउज सिलती है और एक से बढ़कर एक डिजाइन भी बना लेती है। अच्छा, चल बेटी जरा तेरे हाथ की कारीगरी देख लेते हैं। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तू चुप कर। लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी लड़की को तो सब आता है, बाद में असलियत सामने आती है। इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, तू चुप करके बैठ। मीना शांति देवी को 2-3 प्रकार की बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार ब्लाउज बनाकर दिखाती है। ये देखिए, ये है प्रिंसेस कट। अरे वाह बेटी, मान गए तुझे। तू तो मुझसे भी अच्छा ब्लाउज सिल लेती है। चलिए बहन जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब इसी बात पर मुंह मीठा कराइए। जी बिल्कुल। इस तरह रोहित और मीना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से मीना अपनी सास के साथ सारा दिन दुकान पर सिलाई करती रहती और अपने पति रोहित को जरा सा भी समय नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन रोहित फोन करके मीना से कहता है, मीना, आज शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। तुम तैयार रहना, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। शाम को रोहित जब घर आता है तो मीना सिलाई मशीन पर बैठी ब्लाउज सिल रही होती है। अरे ये क्या? मैंने तुमसे कहा तो था कि शाम को हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, और तुम हो कि सिलाई कर रही हो। हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, क्या करूं, ये ब्लाउज मुझे कल अर्जेंट सील कर देनी है। सारा दिन तो तुम माँ के साथ दुकान पर सिलाई करती हो। अरे कम से कम शाम का वक्त तो मेरे लिए रखा करो। तभी वहां शांति देवी आ जाती है। अरे क्यों बहू को परेशान कर रहा है? कल ये तीनों ब्लाउज सुबह सिल कर देनी है। चल जा, अपना काम कर। रोहित चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह अपनी सास के डर के मारे मीना चाहकर भी अपने पति के लिए वक्त नहीं बिता पाती थी। फिर एक दिन रोहित दोपहर को ऑफिस से घर आता है। उसके साथ उसकी कार में एक लड़की बैठी होती है। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। माँ, जरा टेबल पर रखी मेरी फाइल तो देना, मैं भूल गया था। ये कौन लड़की है तेरे साथ? अरे माँ, ये तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसी शाम, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किस चिंता में डूबी हुई हो? क्या बताऊं जी, आज रोहित के साथ एक लड़की आई थी। कह रहा था उसके ऑफिस में काम करती है। मुझे तो उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगते। कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है? अब अगर चक्कर हुआ भी तो इसमें बुराई क्या है? अरे बड़े अजीब आदमी हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या कहूं, तुम घर में बहू के बजाय एक काम करने वाली लड़की लेकर आई हो जो सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पर काम कर सके। अरे भाग्यवान, शुक्र मनाओ कि मैं शरीफ था, इसलिए मैंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। इतना कहकर गिरधारी वहां से चले जाते हैं। शांति देवी समझ जाती है कि गिरधारी क्या कहना चाहते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है जितनी जल्दी हो सकेगी वो अपनी गलती सुधार लेगी। और इसीलिए 2 दिन के बाद, रोहित बेटा, मैं चाहती हूं कि कुछ दिनों के लिए तू अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे और बहू के लिए शिमला की 2 टिकट बुक की है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। क्यों बहू, ठीक है ना? सासू माँ की बात सुनकर मीना का चेहरा भी खिल उठता है। वो शर्मा कर कहती है, जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह शांति देवी पूरी तरह से बदल जाती है। शिक्षा, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए और ना कि काम करने वाली नौकरानी।